नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम आपको इससे पहले हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद हमने ऋग वैदिक काल आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया है और आज हम इसी सेशन में हम अपने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम आज जिसकी वजह से हम आपके साथ बैठ के चर्चा कर पा रहे हैं। अगर ऐसे जो है बीज हमारे इस इतिहास में नहीं होते तो 1947 में हमको आज़ादी नहीं मिल पाती। एक ऐसे गौरवमयी इतिहास जो हमारा ये है इंडिया बिफोर 1947 आप ये देख रहे हैं, ये 1947 के पहले का आज़ादी के पहले का भारत है। जैसा कि आप इसको देख पा रहे हैं दोस्तों, अपनी निगाह यहाँ बनाए रहें। इस भारत में जो है दोस्तों, जब हमको ये अंग्रेज वापस किए हैं तो ये अंग्रेज हमको इसमें पाकिस्तान इन्होंने दिया, इन्होंने हमको यूरोप से में पैदल जाने वाला रास्ता बंद करके दिया और इन्होंने हमको यहाँ पे जो है आप ये देखें, यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान दिया और उन्होंने हमको ये नेपाल दिया। आप ये देखें भूटान भी, ये सब उन्हीं की पैदावार है। और एक आप आज़ादी के पहले का अंग्रेज़ों का भारत देखें, जब ये उनका उपनिवेश हुआ करता था, जब ये वाला भारत हमारा इनका उपनिवेश था अंग्रेज़ों का, तो ये पूरा संपूर्ण भारत था। ये हम अफ़गानिस्तान सीधे होते हुए सीधे यूरोप जा सकते थे। जैसा कि आप इस नक्शे में देख रहे हैं कि हम यहाँ ये पाकिस्तान वाले रीजन से यहाँ तक पूरा हमारा ये क्षेत्र था। इधर हम चाहे ईरान निकल जाते, हम चाहे इधर होते हुए रूस निकल जाते, ठीक है दोस्तों, और यहाँ से हम सीधा यूरोप चले जाते। लेकिन ये जो रीजन है दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक रीजन है और इसी रीजन, ये जो मध्य एशिया का रीजन है दोस्तों, ये मध्य एशिया वाला ही रीजन से बहुत लोग हमारे इस क्षेत्र पर इस धीरे धीरे यहाँ से पैदल चलते हुए आते हैं और आक्रमण करते हैं। आक्रमण करके पहले मुगल शासन स्थापित से हम चालू करते हैं, जो कि हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में आपको ले चल रहे हैं, जहां से आप देखेंगे कि आप इस भारत में एंट्री कर रहे हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं एक ऐसे ही गौरवमयी इतिहास की श्रृंखला जिसमें आपको हमारे ये सभी नायक दिखेंगे। लेकिन ये आपको नायक दिखेंगे वर्ष 1947 के बाद। ये एक ऐसी टीम है दोस्तों जो आपको इस प्रकार से हमारे भारत में एंट्री करती हुई दिखेगी। ये वाली टीम, ये टीम हमारे इस इंडिया रीजन में आएगी दोस्तों, लेकिन अभी इसको आने में बहुत समय बचा हुआ है। और अभी तो हम इस भारत में, इस पूरे जो हमारा ये यूनाइटेड भारत था, इस पूरे भारत में, ये इस पूरे एरिया की हम चर्चा करने वाले हैं जो कभी अंग्रेजों के कब्जे में हुआ करता था। और ये जो 1857 का संग्राम हुआ दोस्तों, ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या था? इसका कारण था दोस्तों कि मुगल साम्राज्य का जो विघटन हुआ। यदि हमारे देश में जिस समय अंग्रेज काबिज हो रहे थे, उस समय दोस्तों ये मुगल साम्राज्य हमारे भारतीय एकता का केंद्र हो गया था। लेकिन मुगल साम्राज्य औरंगजेब के सख्त शासन से चरमरा गया। इसीलिए हमारे संविधान को कठोर भी बनाया गया है और लचीला भी बनाया गया है। और औरंगजेब से हमने शिक्षा ली, लेकिन औरंगजेब अपने पूर्वजों से ये शिक्षा नहीं ले पाया कि उनके सभी पूर्वज जो थे वो धर्मनिरपेक्ष थे और औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी बहुत ही कट्टर थी। आपके एग्जाम में सीधे आता है, ये आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है दोस्तों। इनका सब का लिंक आपका जो ये पूरा मुगल साम्राज्य अगर खत्म नहीं होता तो हमारे यहाँ अंग्रेज हावी नहीं होते और ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आप आज पढ़ नहीं रहे होते। आप देखें कि विरासत में मिला साम्राज्य औरंगजेब संभाल नहीं पाया, और औरंगजेब संभाला तो इतना संभाला कि वो पूरी तरह से वो उसे कंट्रोल के बाहर चला गया और उसने जजिया कर लागू कर दिया गैर हिंदुओं पर। और उसने पूरे एक बिरादरी से जो हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट है आज जो आप देख पा रहे हैं, ये औरंगजेब की कट्टरता जो है, औरंगजेब के अंदर इतनी कट्टरता भरी थी। अब इसने हिंदुओं से बैर कर लिया। उसके बाद भौगोलिक राजनीतिक जानकारी का अभाव था कि जब इसकी दक्षिण की नीति जो थी दोस्तों, जब इसने दक्षिण में साम्राज्य वृद्धि की और मराठों से अपना संघर्ष चालू कर दिया इसने, तब इनकी अवनति चालू हो गई। और उसके बाद जो है औरंगजेब धीरे धीरे डिक्लाइन होते दोस्तों चले गए। और औरंगजेब का डिक्लाइन होना और हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप में यूरोपीय कंपनियों का आगमन को दर्शाता है। और यूरोपीय दोस्तों लगातार आप प्रोफेसर हॉकिंस से शुरू करते हैं, और इससे पहले ये जो समुद्री रास्ते की खोज की थी वास्को डी गामा ने, जो 1498 वाली बात है दोस्तों, ये आप बिल्कुल याद रखें कि यूरोपियंस हमारे देश में समुद्र के रास्ते से एंट्री किए। और एंट्री कब किए? जब ये ऑटोमन साम्राज्य स्थापित हुआ और इसने ये
यूरोप को जो पैदल हमारे इंडिया से जोड़ता था, ये रास्ता व्यापार का बंद हो गया। इससे ये अंग्रेज हमारे यहाँ धीरे 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 यूरोप से चलकर इस एरिया में आके अपना शासन जमा बैठे। इसी वीडियो पर आप बने रहें कि 1623 तक आप ये अंग्रेज वहाँ से आए और भड़ौज, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम, मद्रास में पड़ता है, जो यहाँ 1611 ईस्वी तक में इन्होंने इतनी फैक्ट्रियाँ दोस्तों स्थापित कर ली थी। और जैसा कि पुर्तगालियों से इनको बम्बई उपहार में 1659 में मिल गया था। अब कंपनी का शासन जो हमारी जनता के लिए था, ये बिल्कुल बहुत ही खतरनाक हो गया दोस्तों। ये कंपनियां धीरे धीरे स्थापित हो गई। आपने देखा कि ये फैक्ट्री की स्थापना करते हैं और जो फोर्ट विलियम वगैरह बनाते हैं, ये सब इनकी एक पॉलिटिक्स का जो है वो होता है। ये अपने फोर्ट विलियम किले को इस प्रकार से बनाते हैं, इनके एक अधिकारी हैं, उनके लेटर में इसका उल्लेख है कि कोई स्थानीय राजा उस पर वार करे तो उसका आप लोग मुकाबला कर सकें। इस हिसाब से फोर्ट विलियम जो किला है उसका निर्माण कराया था इन्होंने, अपने सबसे पहले किले का निर्माण। अब आप देखेंगे देश के परंपरागत ढांचे का विनाश। अब जैसे इनकी कंपनियां दोस्तों, इनकी फैक्ट्रियां स्थापित होने लगी तो कच्चा माल हमारे देश से इन लोग लेकर जाने लगे। अब जब कच्चा माल लेकर जाने लगे महानुभाव लोग, तो हमारे यहाँ के देश का परंपरागत ढांचा, चूँकि जब बना बनाया माल हमको देने लगेंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी कि हम लोग उससे बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। तो इन्होंने हमारा आर्थिक शोषण किया, हमारे परंपरागत ढांचे का विनाश करके। अब आप देखिए जो जमीन के लगान इन लोग इतना ज़्यादा बढ़ा दिए अंग्रेज लोग। राजस्व संबंधी नियम, आपने कई सारे नियम देखे हैं। स्थानीय अधिकारी कर्मचारी इतने ज़्यादा सूदखोर हो गए थे कि उनसे बिल्कुल हमारे जो भारत की जनता है, ये 1857 आते आते तक इनकी हालत ख़राब हो गई थी। और उस समय दोस्तों 1857 के पहले की बात है कि उस समय के एक अधिकारी थे जिनका नाम है विलियम एडवर्ड। ये महोदय 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर चर्चा कर रहे थे और उस समय उन्होंने जो है 1857 का संग्राम जो होने का कारण है उसमें पुलिस को जिम्मेदार पाया। और पुलिस की जिम्मेदारी ये थी, उन्होंने लिखा है अपने शब्दों में कि दोस्तों भारत की जनता हमारी पुलिस को कोढ़ के समान समझती है। पुलिस का दमनकारी और लूट खसोट जनता से हमारी सरकार के प्रति असंतोष व्याप्त हो गया है। ये सीधे ब्रिटेन को एक पत्र लिख रहे थे। उस पत्र में इन्होंने उल्लेख किया है दोस्तों, ये उस पत्र में उनके शब्द हैं, विलियम एडवर्ड ने लिखा था। और उन्होंने कहा किसानों को कोड़े मारना तो एकदम आसान बात थी। पुलिस का जब मन होता था हजारों कोड़े बरसाती थी और जेल जब चाहे तब भेज दे। और 163 साल बाद आज 2021 में हमारी पुलिस जो आज भी 1860 की सीआरपीसी और आईपीसी में चला करती है, इसमें कितना बदलाव आया ये आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं दोस्तों। आइए देखते हैं कि अंग्रेजों का जो आगमन रहा दोस्तों, ये बिल्कुल हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत बड़ा चेंजेस ले गया। ये अंग्रेजों का भारत था दोस्तों। ये 1705 का आप मैप देख रहे हैं, आप इसको पॉज कर लें वीडियो को, आप इसको समझ लें। ये वैसे स्थान है जहाँ पे अंग्रेजों की कंपनियां, ये देखें आप, स्थापित हो चुकी हैं। ये 1705 में यूरोपीय कंपनियों का व्यापारिक केंद्र है दोस्तों। अब आप देखें 1705 तक ये इतनी मजबूती स्थिति में आ चुके हैं और धीरे धीरे दोस्तों, लेकिन इस मजबूती के बाद भी जब हम 1857 में एंट्री करते हैं तब हमारे जो अंग्रेज हैं उस समय ये हमारे देश में आते थे और इन्होंने जो अपनी गतिविधि बढ़ाई, जो इन्होंने औद्योगिकीकरण हमारे देश में किया और उससे खाली अपना इनका लाभ करने का उद्देश्य था, इससे हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां ठप हो गई। जब हमारे जो राजा महाराजा थे, राजा महाराजा का शासन प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में आ गया दोस्तों, तो राजा महाराजा हमारे जो है कला, संस्कृति, विद्वान, धर्मगुरु, फकीर, इन लोगों के संरक्षक होते थे। हमारे यहाँ कला महोत्सव हुआ करते थे, हमारे यहाँ साहित्य महोत्सव हुआ करते थे, हमारे यहाँ धर्म गुरुओं की सभा लगा करती थी, हमारे यहाँ फकीर अपना काम करते थे। लेकिन ये जो राजाओं के ऊपर टिके थे, जब राजा का ही भोजन पानी अंग्रेजों ने बंद कर दिया तो हमारे यहाँ का ये जो सांस्कृतिक गतिविधि थी बंद हो गई दोस्तों। अब अंग्रेजों का तो खाली एक उद्देश्य था कि भैया धन कमा के वापस लौटो। और लेकिन इसके साथ ही 1850 और जब आप यहाँ इसका अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस समय तक अंग्रेज 1838 में अफगानों से एक युद्ध हार चुके हैं। अब पंजाब से भी युद्ध हार गया 1845-49 में। अब क्रीमिया का युद्ध उधर हुआ था, उसको भी हार चुके हैं। इसके साथ ही अंग्रेज हमारे बिहार और बंगाल वाले एरिया में संथाल कबीले के लोग जो है इनको
कुल्हाड़ी और तीर धनुष लेके इतना दौड़ा दिए, इनकी टोपी उतर गई अंग्रेजों की और ये वहाँ से भाग खड़े हुए दोस्तों। लेकिन हम इस अपनी छोटी मोटी सफलता और अंग्रेजों का इसको हम छोटा समझ बैठे। साथ ही लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों क्या गलती की, आप देखें इसमें, बिल्कुल हमारे चैनल पे बने रहें, ये आपके लिए बहुत ही दोस्तों इन्हीं कारणों के अतिरिक्त आप देखें कि लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियां थी दोस्तों, जो लॉर्ड डलहौजी की नीतियों को आपने देखा कि लॉर्ड डलहौजी जो है ये अवध को जो है ब्रिटिश शासन के अधीन कर लेते हैं, किसमें, जो है हड़प नीति के तहत। अब लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति तो आपने पढ़ा ही है, चूँकि 1857 का आप स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसमें सभी के रेफरेंस को दिया जा रहा है, लेकिन आपकी विस्तृत वीडियो में सभी की चर्चा आपसे की जाएगी। जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि इस समय तक जब अंग्रेज यहाँ पे इतने युद्ध हार चुके हैं और यहीं पे संथाल कबीले और या बंगाल वाले एरिया में जो सन्यासी विद्रोह के बारे में आपने सुना है, जिसमें आनंद मठ नामक जो रचना थी उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, इसी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका आती है। और जो आनंद मठ सामने आता है वो यहीं से आता है दोस्तों, बंगाल के विद्रोह से, जो 1763 से 1800 के बीच में बंगाल में बहुत सारे ऐसे विद्रोह होते रहे। तो दोस्तों ये सब कारणों के अलावा इनकी जो हड़प नीति थी, इस हड़प नीति में पहले तो ये जो हमारे अवध के सिपाही हैं 75,000, ये जो नाराज होने वाले हैं, ये नाराज इसलिए होते हैं कि ये 75,000 और इसी तरह और कई सारे भारतीय राजा जो अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे हमारे भारत के दूसरे राजाओं को हराने में, जैसे मराठों के साथ जो संघर्ष हो रहा था उसमें हमारे भारत के बहुत सारे राजा लड़ रहे थे। ये अंग्रेज हमारे राजाओं को बिल्कुल एक बांध की तरह इस्तेमाल कर रहे थे कि भाई बाढ़ ज़्यादा है तो बांध से उसको रोक लो। तो ये हमारे राजा जो है हमारे राजाओं को हरा देते थे और अंग्रेज इनके ऊपर अपनी पकड़ बना के खाली रखते थे और इनको सिपाही और आधुनिक हथियार इनको प्रदान किया करते थे। अब आप देखें कि ये वही सिपाही हैं जिनके अंदर अखिल भारतीयता की भावना नहीं थी, न होने कारण ये अंग्रेजों के पक्के सिपाही थे दोस्तों। अब ये जब अवध का विलय भी हो गया, जब अपने ऊपर पड़ी, तो चूंकि हमारे यहाँ जो भी राष्ट्रीयता आप देख रहे हैं, जो आप आज 2021 में जो है राष्ट्रीय एकता देख रहे हैं, उस समय हमारे भारतवासियों में 1857 में अखिल भारतीयता की भावना थी ही नहीं। और जब भावना नहीं थी तो ये खाली क्षेत्रीयता पे मरते थे हमारे भारतवासी, और अपने क्षेत्र में जो है अपने क्षेत्रीय राजा को खाली वर्चस्व देते थे और राजा के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। इसी कारण से जब ये सिपाही दोस्तों, जब इनके राज्य का अवध का विलय हो गया तो ये नाराज हो गए अंग्रेजों से। अब ये जो डलहौजी की हड़प नीति है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने इसमें देखा कि ये जो डलहौजी की हड़प नीति से अब जितने भी क्षेत्रीय राजा थे, जब ये अवध जैसा जो है नवाब, इसका कुप्रबंधन का आरोप लगा दिया इसके ऊपर और लोगों को बताया कि आपको तालुकेदारों से और ये अवध के जो नवाब हैं इनके कुप्रबंधन से मुक्ति दिला रहे हैं जनता को, तो जनता ने बिल्कुल मौन स्वीकृति दे दी और जनता ने कुछ नहीं किया। इस प्रकार से अंग्रेजों ने इनके ऊपर अपना कब्जा बना लिया दोस्तों। और जब ये कब्जा बना लिए दोस्तों, अब क्या हो रहा है कि जब इनका अधिग्रहण हो रहा है और अभी तक तो ये भारत के दूसरे राजाओं के साथ ये अवध के सिपाही लड़ रहे थे दोस्तों, लेकिन अब जब इनका अवध भी अंग्रेजों के अंडर में चला गया तब इनकी नींद खुली और तब ये 1857 जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में सोच पाए हमारे ये अवध के सिपाही। अब चूंकि सिपाही विद्रोह को ज़्यादातर लोग, कुछ लोग तो मुस्लिम षड्यंत्र कहते हैं, जैसे आप जानते हैं कि W. टेलर और जेम्स आउटरम जो थे, ये टेलर महोदय लोगों ने कहा था कि भाई एक मुस्लिम षड्यंत्र था जो पुराने मुगल राजा के वंशजों ने आदि ने किया। लेकिन इसके अलावा जो हमारी जनता की मौन स्वीकृति थी, ये जनता हमारी परेशान थी अंग्रेजों से और इन राजाओं से भी। ये जो स्थानीय राजा थे, ये जो रियासतदार थे, इनसे हमारी जनता परेशान थी। वो चाहती थी कोई नया शासन आए, क्योंकि उनको तो लगान देना ही है। वो चाहे यहाँ के राजा को दें और चाहे नवाब को दें और चाहे अंग्रेज को दें। तो उन्होंने अंग्रेजों को ज़्यादा अच्छा माना कि नवाबों और राजाओं से फुर्सत मिले दोस्तों, और उन्होंने मौन स्वीकृति दी। और आप देखें आगे होता क्या है, इस हड़प नीति से घबराए कौन सबसे ज़्यादा, आपके एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण, बिल्कुल आप ध्यान से देखते चलें दोस्तों, आपके एग्जाम में आने वाला है। कौन सबसे ज़्यादा घबरा रहा है,
रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब। चूंकि रानी लक्ष्मीबाई का जो बेटा है वो बेटा इनका तो है नहीं, ये दत्तक पुत्र इन्होंने प्राप्त किया। अब आप देखें कि बहादुर शाह जफर और अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन बहादुर शाह जफर भी हो गए। अब बहादुर शाह जफर क्यों हुए? क्योंकि भाई दिल्ली भी तो इन्हीं की पेंशन पे चलने लगी थी। अब जब दिल्ली इनके पेंशन पे चल रही है तो इन्होंने क्या किया कि इनकी पेंशन को जो है धीरे धीरे अपना ये बंद करना चालू किया। अब इसमें इनकी भी पेंशन बंद हुई थी, ये भी नाराज हो गए। इनका जो है साम्राज्य चला गया, नाना साहब को पेंशन मिलना बंद हो गई। तो इसीलिए इस 1800 स्वतंत्रता 57 का जो आंदोलन है इसके ये मुख्य नेता बनकर उभरते हैं। और फिर नाना को पेंशन मिलना अंग्रेजों ने बंद कर दिया कि अब तुमको पेंशन नहीं मिलेगी। और इनकी जो पैतृक राजधानी पूना में थी, जो महाराष्ट्र में पड़ती है दोस्तों, बोले कि ऐसा है कि अब आप यहाँ से चुपचाप निकल के उत्तर प्रदेश में कानपुर जाएं। तो नाना साहब को कानपुर भेज दिया जाता है। कहाँ से? महाराष्ट्र से अंग्रेज जबरन इनको फिरंगी कानपुर भेज देते हैं। और लक्ष्मीबाई को ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो दत्तक पुत्र है उसको हम सिंहासन पर नहीं बैठने देंगे, चूंकि वो आपका अपना बेटा नहीं है। अब उस समय इनके पास बच्चे भी नहीं हो पाए। अब आप देखें कि और 1849 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है कि जो बहादुर शाह जफर जो हमारे इस मुगल साम्राज्य में जो 1526 में स्थापित हुआ बाबर के द्वारा और 1707 तक औरंगजेब तक तो हावी रहा, लेकिन ये बहादुर शाह जफर तक आते आते ये बिल्कुल समाप्ति की ओर चला गया। और यही जिसने ताजमहल बनवाया था, ये ताजमहल के उत्तराधिकारी, ये लाल किला के उत्तराधिकारी को अंग्रेजों ने इस कदर लज्जित किया कि इनको कहा कि ऐसा है बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारियों, आप लाल किला छोड़कर दिल्ली से बाहर जाएं, कहाँ कुतुब मीनार के पास एक झोपड़ी है उसी में रहो। अब ये पूरे नाराज हो गए, जितने मुगल वंश के लोग थे ये सभी मुस्लिम लोग नाराज हो गए। कब? 1849 में नाराज हो चुके हैं। इनके अंदर आग जल रही है, इनको बस एक मौके की तलाश थी। किनको? ये जो मुस्लिम षड्यंत्र कह रहे हैं टेलर महोदय के हिसाब से। अब इनको एक खाली चिनगारी चाहिए थी, और वो चिनगारी अभी आप देखेंगे कि मंगल पांडे नामक एक व्यक्ति ने बिल्कुल वो चिनगारी लगाई थी। अब क्या हुआ? अब लॉर्ड कैनिंग ने ये घोषणा कर दी दोस्तों कि बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हो जाएगी तो जो मुगल सम्राट हैं सम्राट नहीं कहे जाएंगे, ये खाली राजा कहे जाएंगे। तब ये लोग, अब जो मुगल सम्राट अभी आप देख रहे हैं कि करीब 250 साल 300 साल से ये मुगल शासन चले आ रहा था भारत में दोस्तों, ये खत्म होके भी ये खाली राजा बचेंगे जैसे भारत के दूसरे राजा हैं। अब ये और झल्ला गए मुगल लोग, और मुगल लोग जब और झल्लाए तो ये एक मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये वृद्ध होने के कारण इनके अंदर सैनिक क्षमता खत्म थी और अंग्रेज हावी हो चुके थे। ये अपनी जुबान तक नहीं चला पा रहे थे। इनके यहाँ इनके जो है दरबार में अंग्रेज बैठा करते थे। ये अंग्रेजों के हिसाब से जो है मुगलों के दरबार 1700 के बाद चलना चालू हो जाते हैं। आप धीरे धीरे इतिहास के अध्ययन में देखते हुए चल रहे हैं दोस्तों। अब आप देखें कि 1850 में धर्म परिवर्तन करके पैतृक संपत्ति में अधिकार संबंधी कानून आ गया दोस्तों, कि भाई जो भी हमारे हिंदू हैं इस समय भारत में और जो मुसलमान हैं 1850 ईस्वी तक में, कि जो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो मुस्लिम धर्म और उसके बाद जो मोहम्मद बिन कासिम लोग लेके आए थे, ये हिंदू और ये मुसलमान, ये सब इनके जो है इनकी संपत्ति में इनका अधिकार खत्म हो जाएगा। चूँकि अगर अब इनके जो बच्चे होंगे तो अगर ये बच जाएंगे तब, ये जब ईसाई धर्म अपना लेंगे तब, ऐसा अंग्रेजों ने कानून पारित कर दिया। और सेना में भी अपनी जो आर्मी थी, आर्मी में भी इन्होंने पादरी सरकारी भारतीयों के करों और कानूनों पे रखा, जो भारतीय कर अदा करते थे उस पर उन्होंने रख दिया। अब देखें इसके साथ अब हमारे धर्म की और परंपराओं के मजाक भी उड़ाना चालू कर दिए दोस्तों। चौक चौराहों पे, गली पे ये हमारी जो परंपराएं होती थी, ये हमको आपको बिल्कुल, ये जो भारतवासी हैं भारतवासियों को जो सपेरा अंग्रेज कहा करते थे, कि भाई मोदी जी भी कभी कभी बोलते हैं कि पहले भारतीयों को सपेरा कहा जाता था दोस्तों। तो ये सपेरा ये नेहरू जी के ज़माने से थोड़ी ना कहा जाता है,
ये सपेरा भारत के आज़ाद होने के पहले थोड़ी ना कहा जाता है। ये सपेरा तो इसलिए कहा गया दोस्तों कि चूंकि धर्म को खतरे में बताना और परंपराओं का मजाक, ये सब तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण था। आप बिल्कुल चैनल पे बने रहें, आपको ऐसे ही नवीनतम जानकारी दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारियों से आपको अवगत कराया जाता रहेगा। क्योंकि अगर आप हमारे साथ भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो आपने हमारे चैनल पे स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे आपने एक पूरी ऋग्वैदिक सभ्यता आपने देख ली है दोस्तों। पूरा ऋग्वेद काल आपने पढ़ लिया है हमारे चैनल पे। आपने हमारे चैनल पे पूरी एक हड़प्पा सभ्यता पढ़ ली है। ऐसी हड़प्पा सभ्यता जो कैसे उस हड़प्पा, उस सिंधु घाटी रीजन में उस 5 नदियों के क्षेत्र में पैदा हुई और कैसे ख़त्म हो गई। और दोस्तों, ये जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आप पढ़ रहे हैं, ये जो नई सभ्यता गढ़ी जा रही है, इस सभ्यता का अध्ययन आप इस इतिहास से देख पा रहे हैं कि दोस्तों हमारी परंपराओं का मजाक जो ऋग्वेद में भगवान शंकर एक सर्प लेके जो है चला करते थे, तो उसका मजाक उड़ाने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया कि जो सपेरा, और हमारे देश को सपेरों का देश कहा। क्योंकि जब हमारे उन्होंने पुराणों का अध्ययन किया तो हमारे पुराणों के जो मुख्य देवता थे वो प्रकृति के देवता थे, सब प्रकृति वाले देवता। और जो प्रकृति के देव हैं वो प्रकृति के देव बिल्कुल वो यहाँ के सूर्य भी हमारे देवता कहे जाते हैं। ये चंद्रमा भी इस हिंदू सभ्यता में, हिंदू संस्कृति में, भारतीय ऋग्वैदिक संस्कृति में देवता माने गए हैं। आप हड़प्पा सभ्यता में देखें, इंद्र महाराज को जो बारिश के देवता थे उनकी पूजा की जाती थी दोस्तों। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति में हमारी परंपराओं का मजाक इन्होंने बनाया जो है 1815 ईस्वी में, जब इनको चार्टर एक्ट मिला महारानी विक्टोरिया से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और धर्मांतरण के लिए। और उसी चार्टर के अंतर्गत 1850 में इन्होंने पैतृक संपत्ति का अधिकार में ऐसा किया कि जो भारत के हिंदू मुसलमान हैं उनको संपत्ति में अपना अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन यदि वे अपना धर्म परिवर्तन करके जो है ईसाई बन जाते हैं तो उनको जो है दोस्तों उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। इससे बहुत लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन भी किया। इसके प्रमाण आपको इतिहास में देखने को मिल जाएंगे। अब आप देखें कि इन्होंने हमारे जो विधवाओं थी उनका विधवाओं का पुनर्विवाह चालू किया। ये कदम तो अच्छा था, लेकिन जो इतने सारी गलतियां अंग्रेजों ने कर दी थी, इसके कारण उनको लग रहा था कि वाकई में हमारे धर्म को, हमारे हिंदू मुस्लिम धर्म को, क्योंकि उस समय सांप्रदायिकता का ये स्तर नहीं है जो वर्ष आप 21 में आप पूरी दुनिया में देख पा रहे हैं। उस समय हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पे जो है अखिल भारतीय एकता तक स्थापित नहीं हो पाई थी। उस भारतीय सभ्यता के हम अध्ययन कर रहे हैं और आज के 163 साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात भी तो नहीं है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जिसका आप अध्ययन हमारे साथ कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया कि मस्जिद और मंदिर जो थे दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कर लगा दिया। अब इसके पहले जो हमारे मुसलमान शासक थे मुगल वंश के, इन्होंने मंदिर मस्जिद को कर के बाहर रखा। मुल्ला और मौलवी पंडितों पर कर वगैरह नहीं लगते थे। इनको ज़मीनें वगैरह दान में भी मिलती थी, जमींदार भी इनको ज़मीन दान में देते थे। लेकिन दोस्तों अब जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने ये सारा सिस्टम को बंद कर दिया कि भाई अब अंग्रेज पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से करेंगे। चूँकि ये जिस रीजन में आए हैं ये हमारी भारतीय संस्कृति है और ये तो यूरोप के निवासी थे। ये यूरोप के निवासी भारतीय संस्कृति का सत्यानाश करने पर तुले हुए थे और उन्होंने भारतीयों को, जो कि हमारे हिंदू सभ्यता में कहा जाता था कि भाई हमको समुद्र पार नहीं करना है, समुद्र पार हमारी भारतीय सभ्यता में करना गुनाह था। उसको लोग जाति बिरादरी से छोड़ देते थे। विदेशी सेवा बट्टा जो हमारे सैनिक अपना धर्म भ्रष्ट करके विदेश जाते भी थे, जो अवध के 75,000 सैनिक नाराज हुए थे, आपने पीछे देख लिया है। इन लोगों को विदेशी बट्टा मिलता था, इनको एक भत्ता मिलता था। वो भत्ता इनका अंग्रेजों ने बंद कर दिया। भाई अब आप विदेश जाओगे तो भत्ता आपको नहीं मिलेगा। तो नाराजगी यहाँ भी हो गई थी। अब नाराजगी से पूरा हिंदुस्तान दोस्तों अंग्रेजों के भी भर गया था। और उस समय अंग्रेज इतनी ज़्यादा प्रताड़ना कर रहे थे दोस्तों हमारे देश में कि अगर आप सिपाही हैं, अगर आप उनकी कंपनी में, अगर हमारे भारत की सिपाही ने गलती कर दिया दोस्तों, तो इन्होंने हमारे उस बंगाल रीजन में सिपाही विद्रोह हुआ था। वहाँ पर 1764 की बात है दोस्तों। 1764 में हमारे 30 नौजवान सिपाहियों को इन्हीं तोप के मुंह पर बांध दिया था और बांध के गोलों से अंग्रेजों ने ब्लास्ट करके उड़ा दिया था। तो ऐसा अन्याय इस भारतीय जो है उपमहाद्वीप में इन फिरंगियों के द्वारा किया गया। ये इतिहास भरा पड़ा हुआ है इनके कारनामों से। इनके कारनामों को महारानी लक्ष्मीबाई, जिसको जनरल हीरोज ने
मारा। और उसने अपने शब्दों में कहा, इस पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कोई एक पुरुष था तो ये जो सामने मेरे मरी हुई पड़ी है, महारानी लक्ष्मीबाई को संबोधित करते हुए जनरल ह्यूरोज ने कहा था। अब ये देखें 80 साल के लोग, ये बहादुर शाह जफर जो दिल्ली के जो है नेतृत्व करता थे, ये नेतृत्वकर्ता लोग हमारे जो भी पूरे लोग थे ये बहुत ही वृद्ध हो चुके थे, लेकिन चिंगारी तो भड़क गई। भड़काया किसने? हमारे मंगल पांडे जी ने। मंगल पांडे जी ने चिंगारी भड़का दिया और चिंगारी ऐसी भड़की कि इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई। और फांसी इसलिए दी गई, इन्होंने अपने एक पुलिस अधिकारी को मार दिया और मारने के बाद अकेले विद्रोह किया। जब ये अकेले विद्रोह किए थे तो इसीलिए इनको अप्रैल महीने में ही फांसी दे दी गई। और इसी 8 अप्रैल के बाद अभी 10 मई को स्वतंत्रता आंदोलन मेरठ से चालू होने वाला है, वहाँ से हम आपको सीधे जोड़ेंगे। दोस्तों आप चैनल पे बने रहें। अब आप देखेंगे हम पहुँच चुके हैं 10 मई। 10 मई का ये वो दिन है जब दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में भारत के नवाब, मुगल शासकों, स्थानीय तालुकदारों, अमीर जो जमींदार थे, इन अंग्रेजों के अनवरत अत्याचारों से हमारे देश के किसान और उन्हीं के बच्चे जो फिरंगियों की सिपाही की सेना में भर्ती थे, आप उनको बिल्कुल देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा है तो। अब इसमें शासक और जनता जो भारत के थे, ये दोनों अंग्रेजों से परेशान हो गए। अब एक चीज ये भी थी कि ये अंग्रेजों से भी और ये शासक से भी ये जो है हमारी जनता परेशान थी। अब ये जनता इन दोनों से परेशान है, लेकिन अब ये दोनों परेशान हो गए, दोनों में पेचअप हो गया। अब ये सब अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले हैं और ये 10 मई के दिन ऐसा शुरू हो जाता है। और ये सब, इसमें जितने शासक थे सब दोनों फिरंगियों से परेशान थे और ये आंदोलन चालू हो गया दोस्तों 10 मई 1857 को, जो आपके एग्जाम में आता है। और लेकिन ये फैला कितना दोस्तों, ये हमारे जब मेरठ में चालू हुआ, दिल्ली से बिल्कुल उत्तर प्रदेश जो आज मेरठ में लगा हुआ है। अब आप देखें NCR रीजन का, अब आप ये बिल्कुल आप देखते जाएं इसको कि ये सब जितने लोग थे ये शुरू तो कर दिए, लेकिन ये उत्तर में पंजाब, नर्मदा, पूर्वी बिहार, पश्चिमी राजस्थान, इससे आगे हमारा आंदोलन नहीं बढ़ पाया और सभी विद्रोही अंग्रेजों के या तो पालतू तोते की तरह रहने लगे या उन्हें रंगून भेज दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो मतलब ये 1857 का ये जो संग्राम है ये शुरू हुआ और इसमें कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ी वो आप देखें दोस्तों कि जो बागी सिपाहियों का गुट था दोस्तों, ये बिल्कुल हमारे मुगल सम्राट की तरफ मेरठ से बढ़ा और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। और जब भारत का सम्राट घोषित हो गया तो जितने भी स्थानीय राजा थे वो आज़ाद होकर अंग्रेजों को अपने अपने क्षेत्र से खदेड़ के जो है अपने को ब्रिटिश जो है हुकूमत से आज़ाद करके मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का उत्तराधिकारी घोषित करना चालू कर दिए। अब इससे अंग्रेज परेशान हो गए। अब जफर ने भारत के सभी राजाओं को एक पत्र लिखा कि हम सभी लोग मिलकर एक संघ बनाएं और संघ बनाकर अंग्रेजों से मुकाबला करें। लेकिन जितने भी स्थानीय राजा थे, चूंकि मुगल शासन से पहले ही बड़ी मुश्किल से निपट पाए थे और अभी हाल ही में औरंगजेब की जो नीति थी, औरंगजेब की नीति को ये भूल नहीं पाए थे, इसीलिए इन्होंने इस मुगल सम्राट के निवेदन को स्वीकार नहीं किया। और लेकिन बंगाल जो था दोस्तों, इसकी पूरी सेना ये विद्रोह में शामिल हो गई। ये अवध में आ गया, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार, पूर्वी पंजाब में फिरंगियों की व्यवस्था इस आंदोलन ने गड़बड़ कर दी। और जो दोस्तों ये राजा थे जो यहाँ ग्वालियर में, ये 20,000 सैनिक तात्या टोपे के पास चले गए। अब जितनी सेना ग्वालियर में थी इन राजाओं के पास जो अंग्रेजों के खिलाफ में थे, वो तात्या टोपे के पास आधे चले गए और आधे झांसी की रानी के पास चले गए। अब झांसी की रानी के पास सैनिक खड़े होकर इनको आंदोलन में शामिल करने के लिए निवेदन करते रहे, लेकिन उस समय तक रानी लक्ष्मीबाई को ये नहीं समझ में आया था कि उनके दत्तक पुत्र को सत्ता मिलने वाली नहीं है। और महारानी लक्ष्मीबाई इंतजार करती रही और तब तक अंग्रेज अपनी सेटिंग सारी बना चुके थे। लेकिन इसके बाद भी जो है महारानी लक्ष्मीबाई इस आंदोलन
सैनिकों के जो आमंत्रण को था दोस्तों, महारानी ने स्वीकार कर लिया। और ये जो 1857 का संग्राम है दोस्तों, ये हिंदू मुस्लिम एकता पर उस समय आधारित था और ये सांप्रदायिकता का जो स्तर था बहुत प्यारा था। इसीलिए तो दिल्ली से बढ़ते हुए कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, आरा, बिहार तक ये फैल पाया, लेकिन इससे आगे नहीं फैला दोस्तों। अब ये क्यों नहीं फैला? क्योंकि हमारे जो दिल्ली के प्रतीक मात्र के जफर साहब थे, इनका जो नेतृत्व करता था, ये स्वयं तो खाली एक प्रतीक चिन्ह थे, ये प्रतीक चिन्ह थे। इतनी ज़्यादा उम्र वृद्धा अवस्था में ये नेतृत्व करने के काबिल नहीं थे। इसलिए जनरल वक्त खान जो मामूली सूबेदार थे, एक तोपची थे अंग्रेज़ों की सेना में, और वो तोपचियों के सूबेदार ये बेचारे इसका पूरा दिल्ली का नेतृत्व संभाल रहे थे, जो उस समय तक 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख केंद्रों में से एक थी। इतनी बड़ी दिल्ली और उसे बरेली का नेतृत्व जो बाद में आप पढ़ेंगे कि बख्त खां ने किया था, तो यही थे। और जो बहादुर शाह जफर का कमज़ोर व्यक्तित्व और उनका जो अधिक उम्र और नेतृत्व क्षमता का जो अभाव था, इससे हमारे केंद्रीय नेतृत्व में दुर्बलता आ गई दोस्तों। और ये दुर्बलता ऐसी थी कि इसमें जो कानपुर के अंतिम पेशवा थे, इन लोग ये भी अंग्रेज़ों के पेंशनर थे, ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब। अब आप देखें, ये नाना साहब जो अंग्रेज़ों के पेंशनर थे, इनकी पेंशनर नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। अंग्रेज़ों ने कहा भाई अब आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अब जब इनको पेंशन नहीं मिली तो ये बेचारे नाराज़ हो गए। अब ये जब नाराज़ हो जा रहे हैं तो इनको भी एक मौके की तलाश थी, कैसे एक मौका मिले, और वो मौका मंगल पांडे की फांसी से मिलने वाला है, और वो मिल चुका है दोस्तों। और इस समय सिपाही पूरा दिल्ली के ऊपर आ चुके हैं। अब दिल्ली पे पूरे सिपाही हैं और इनको भी ग्वालियर से कुछ सिपाही इनके पास आते हैं और ये मौके का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में कूद जाते हैं। लेकिन मौका परस्त लड़ाई में कूदना फ़ायदेमंद नहीं होता। ये ऋग्वेद में हमारे जो है श्रोता और हमारे जो देखने वाले हैं ये पढ़ चुके हैं, आचार्य चाणक्य। उसके बाद जब आप आएंगे हमारे बौद्ध संस्कृति में जो है, और जब आप इसके बाद आएंगे तब देखते जाएंगे कि हमारे पुराने इतिहासकार चाणक्य सहित आदि ने इसको लिखा। अब ये मौका परस्त पाके ये जो भारत में जो है अपने आप को सम्राट का प्रतिनिधि घोषित कर दिए। लेकिन एक कालीन कैंपबेल महोदय थे, कालीन कैंपबेल महोदय ये संभाल नहीं पाए उनको और इन्होंने दमन कर दिया इनका। हम लखनऊ जैसे पहुंचते हैं तो बेगम हजरत महल को देखते हैं दोस्तों। ये क्रांति की नायिका है दोस्तों, चूँकि नायक तो अब अंग्रेजों ने छोड़ा ही नहीं, अवध में अब नायक बचे ही नहीं। वैसे ही इस जो रानी लक्ष्मीबाई को आप देख रहे हैं, इनके भी नायक हो गए ख़त्म। तो ये दत्तक पुत्र को अंग्रेज़ों ने माना नहीं, इनको भी एक मौके की तलाश थी और वो मौका हमारे मेरठ के सिपाहियों ने इनको दिया। तो बहुत 2 महीने 3 महीने सोचने के बाद ये जो है रानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेज़ों ने इनको एक वो भेजा दोस्तों, पत्र भेजा कि अगर आप जो है अंग्रेज़ों की तरफ नहीं आ जाती हैं तो आपको विद्रोहियों का सपोर्टर मान लिया जाएगा। दोस्तों उसके बाद ये भी कूद पड़ी अपने बच्चे को इसी घोड़े के पीछे बैठा के। और आप देखते हैं कि एक महान वीरांगना झांसी की रानी एक युवा महारानी थी और वो 17 जून 1858 के घोड़े पर सवार होकर लड़ते हुए फिरंगियों के चंगुल में फंस गई और अपने इस वतन के लिए, भारतीय वर्तमान महिलाओं के लिए एक बिल्कुल मिसाल जो है कायम की कि किसी भी परिस्थिति में जो नव दुर्गा का रूप हमारी इस भारतीय संस्कृति में पहले से ही रहा है, वो महारानी लक्ष्मीबाई ने भारतीय संस्कृति को एक बार फिर से इन यूरोपीय संस्कृतियों के सामने साबित किया। लेकिन उनकी मजबूती के आगे हमारे ये भारतीय वीरांगना टिक नहीं सकी और इनको जनरल हीरोज ने अपनी तलवार से ख़त्म किया। और दोस्तों ये वही समय है कि वो 1700 आप के बाद 1800 में आप देख रहे हैं 57 का संग्राम, कि जिसमें ये अंग्रेज़ इन्हीं हमारे भारतवासियों को मारते हैं और इन्हीं ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। और आज वर्ष 2021 में ये आज हमारे देश का पार्ट बना हुआ है। समय और सभ्यता बदलते कैसे बदल रही है आप हमारे चैनल पे बने हैं तो बिल्कुल देख पा रहे हैं दोस्तों। आप झांसी की गद्दी के लिए गोद लेने की जो प्रथा आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि भाई क्यों झांसी की रानी परेशान हुई, तो गोद लेने की प्रथा इनकी बंद कर दी गई। अब इसके बाद अंग्रेजों के साथ इन्होंने भयानक युद्ध तो लड़ा
और इतना भयानक युद्ध लड़ा कि जो उस समय इतिहासकार तत्कालीन उस घटना को देख रहे थे, उन्होंने एक किताब में लिखा दोस्तों कि जिसके बाद अंग्रेज़ों के एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें रानी की टीम की महिलाएं तोप चलाती और विद्रोहियों को बारूद बांटते नजर आई। अब ये विद्रोही किसको कह रहे हैं दोस्तों? हमारे जो आंदोलनकारी हैं 1857 के, जो हमारे किसान हैं, हमारे किसान के बच्चे हैं, ये बच्चों को उनको कह रही हैं। यही बच्चे जो सिपाही हैं, यही बच्चे जो लड़ाई कर रहे हैं और जो अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे हैं अपनी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। लेकिन जब पूरे लोग एक साथ ना हों तो रक्षा कोई कर नहीं पाता। और हुआ हमारे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में यही कि रानी के साथ में आप देखें कि फिरंगियों के वफादार महाराज सिंधिया ये रानी को हराने के लिए लगे, लेकिन जो सिंधिया थे ये तो राजा थे, लेकिन जो इनके सैनिक थे वो किसानों के बच्चे थे। वो किसान ये महाराज सिंधिया को छोड़ के रानी से जा मिले, सिंधिया को अपनी जान बचा के भागनी पड़ी वो वहां से। आप देखें दोस्तों, इसके बाद होता क्या है कि दिल्ली से आपको प्रश्न भी पूछा जाता है, भाई बहादुर शाह जफर ही तो नेतृत्व कर रहे थे, दिल्ली के नेतृत्वकर्ता भी थे, आप देखते हैं। और जो इनके सूबेदार थे वो तोपची, उनके तोपची के बारे में आपने देखा है, और वो ऐसे तोपची थे जो आपके बिल्कुल एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को बताने वाले हैं। अब ये जो सैनिक थे, सैनिकों का नेतृत्व करते हुए इनको सबसे पहले दिल्ली लाए। अब ये बरेली में जो वक्त खां थे दोस्तों, इसके दमनकर्ता जो थे ये बर्नार्ड हडसन और जॉन निक्सन ने इनको ख़त्म कर दिया दोस्तों। ये अपनी सत्ता को संभाल नहीं पाए। और उसके बाद कानपुर में जो नाना साहब हैं, ये अंतिम पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे दोस्तों। और नाना साहब की तरफ से चूंकि वृद्ध हो चुके थे तो तात्या टोपे लड़ाई कर रहे थे अंग्रेजों से, जो छापामार, देशभक्त और सौरमय युद्ध के लिए हमारे भारत के इतिहास में अमर है। और ग्वालियर में ही तात्या टोपे और रामचंद्र पांडुरंग, जिनको जनरल हीरोज ने जो है बिल्कुल इनके आंदोलन को समाप्त कर दिया था। जगदीशपुर से आप देखते हैं कि जो हमारे बिहार क्षेत्र में पड़ता है, हमारे बिल्कुल एग्जाम में आने वाले प्रश्नों में से एक है। और इन प्रश्नों में आप बिल्कुल बने रहें दोस्तों हमारे चैनल पे। बिल्कुल दोस्तों आप एकदम बने रहें, आपके दिमाग से इस वीडियो को लिंक कर दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, जगदीशपुर से जब आप देखते हैं तो जगदीशपुर से दोस्तों ये जो हमारे कुंवर सिंह थे, ये जो है जिनकी मृत्यु 1857 में बिहार के जगदीशपुर में थी, हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। और ये अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों अपनी आन बान शान लगाकर 80 वर्ष की उम्र में लड़ाई कर रहे थे। और इस लड़ाई में इनको विलियम टेलर और बिसेंट आयर ने बड़ी आसानी से इनको हरा दिया था दोस्तों। और ये जो आसानी से इनको हरा दिया था, अब 80 साल की उम्र में जब ये लोग लड़ाई करेंगे तो इनका स्तर क्या होगा? चूंकि ये हम भारतवासी तो नहीं जानते थे, लेकिन ये बड़े दिमाग वाले जो अंग्रेज थे दोस्तों, ये बिल्कुल टीम बना के और एक षड्यंत्र के साथ कार्य करते थे। इसलिए ये इसी समय 1857 के समय जब भारत के सभी रियासतों के साथ साथ दिल्ली के राजा भी अत्यंत वृद्ध थे, तब 1858 में महारानी विक्टोरिया जो अपना प्लान बना चुकी थी, वो प्लान बनाकर कि अब यहाँ पर सीधे सीधे इसको उपनिवेश का दर्जा दिया जाना है। क्योंकि भारत में जो भारतीय कंपनियां थी ये इतना राजस्व जो इकट्ठा कर रही थी, उस राजस्व पे नज़र महारानी विक्टोरिया की पड़ने लगी थी। इसलिए महारानी विक्टोरिया की नज़र इस हमारे भारत पर पड़ी, जहाँ पर कच्चे माल और कच्चे लोगों की उपलब्धता और दासों की उपलब्धता बहुत ज़्यादा थी इस हमारे देश में। और ये बात तब आज के दोस्तों 500 साल पहले की हो रही है, जब ये जो आपके समुद्री रास्ते की तलाश करते करते खोजते खोजते ये लोग हमारे यहाँ वास्को डी गामा 1498 में यहाँ पहुँच जाता है। और आप देखें इन लोगों का रास्ता खोजते खोजते वो हाकिन्स यहाँ चले जाते हैं, प्रोफेसर हाकिन्स। ये सब हमारे तटीय प्रदेशों पर ही, आप देखें हमारे भारत के तटीय प्रदेशों पर, ये केरल वाले एरिया में, यहाँ पर कालीकट में ही क्यों आते हैं दोस्तों अंग्रेज? पहले इनके कालीकट में पहले आने का एक बिल्कुल प्लान था, ये मिशन था इनका। चूंकि ये इस जो औरंगजेब का मजबूत शासन है, ये यहाँ पे अपनी जो सूरत में पहली फैक्ट्री बना रहे हैं, ये अपनी पहली फैक्ट्री ये दिल्ली में आके बनाने की अंग्रेजों की औकात महारानी विक्टोरिया की उस समय नहीं थी दोस्तों। इसलिए ये कालीकट और केरल वाले, महाराष्ट्र वाले, ये तटीय इलाकों में, अंगाल बंगाल में ये अपना वर्चस्व एक प्लान के तहत जमा रहे थे। और 1600 ईस्वी में हम भारतीय इसको नहीं समझ पा रहे थे
कि एक समय ऐसा आएगा कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ये जो अंग्रेज बनियों के रूप में हमारे देश में कब्जा करते हुए जा रहे हैं, ये 1857 में हमारे जितने राजा महाराजा तालुकेदार जमींदार सब लग जाएंगे और किसान के बेटे सिपाही भी लग जाएंगे, तब भी इनको बाहर नहीं भगा पाएंगे। ये 1947 में अपनी मर्जी से पार्लियामेंट में एक विधेयक पारित करके पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था, चूंकि दूसरा विश्व युद्ध उस समय खत्म हो रहा था और पहले विश्व युद्ध में भी, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी ये हार रहे थे अंग्रेज और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी हार रहे थे, चूंकि अमेरिका भी एक उपनिवेश था अंग्रेजों का। अब अमेरिका नहीं चाहता था कहीं भी जो है ब्रिटेन का उपनिवेश रहे, और इसलिए उन्होंने लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए अंग्रेजों के ऊपर भी दबाव बनाया, और उस दबाव में वर्ष 1945 और ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान में हमारे यहाँ जो है भारत छोड़ो आंदोलन इसीलिए प्रारंभ हुए। आपको हम भारतीय इतिहास से बिल्कुल जोड़ेंगे, आपको भूगोल से भी जोड़ेंगे और अंग्रेजों की संसद व्यवस्था से भी जोड़ेंगे। आप देखें बरेली से खान बहादुर खान, जो बिसेंट आयर, आप इनको देख पा रहे हैं, इन्होंने इनका दमन किया और फिर से भारत में जो है 1862 तक पूरी दिल्ली पर जो है फिर से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब हम देखते हैं कि हम भारत वाले फेल क्यों हो गए। अब आप देखते हैं कि अंग्रेज पूरी तरह से इनको खदेड़ दिया गया था, जहाँ पे हमारे नाना साहब ने तो बिल्कुल, चूँकि नाना साहब एक ऐसे व्यक्ति थे कि तात्या टोपे आदि ये लड़ाई कर रहे थे और ये नाना साहब के अंडर में तात्या टोपे लड़ रहे थे। अब तात्या टोपे की तो पता नहीं था, उसी में अजीमुल्ला जी को भी आप जानते हैं। अजीमुल्ला एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बिल्कुल ये आपके लिए प्यारा है, आप चैनल पे बने रहें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आप देखें दोस्तों कि 1857 का विद्रोह तो चर्बी वाले कारतूसों के सवाल पर, लेकिन घृणित फिरंगियों को भगाने के लिए लड़ाइयाँ में जमकर इन्हीं कारतूसों का प्रयोग भी हमारे भारतवासियों ने किया। लेकिन ये अंग्रेज अपनी खोई हुई सत्ता हुमायूं की तरह कैसे वापस पा गए, आपको इस इतिहास में इसका अध्ययन करना है दोस्तों कि ये जो सत्ता है ये कैसे इनको फिर से मिल जा रही है। कि हुमायूं भी एक बार अपनी सत्ता खोया तो भारत में 1707 ही नहीं, मूल रूप से बहादुर शाह जफर के यहाँ से भेजे जाने तक, दिल्ली से बाहर भेजे जाने तक 1862 तक आप समझें कि पूरी तरह से मुगल वंश खत्म हो गया था, क्योंकि 1862 में प्रमाणित कब्जा जो है ब्रिटिश लोगों का हो चुका था। मुगल बादशाह को पृथक करके बहादुर शाह जफर को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद। ठीक है दोस्तों, आप चैनल पे बने रहें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको शेयर की जा रही है। और हुमायूं भी फेल हुआ तो इतना दिन तक जमा रहा दोस्तों पूरा मुगल वंश, आप पढ़ते हैं बिल्कुल, उन्होंने लाल किला भी बना डाला, उन्होंने ताजमहल भी बना डाला, उन्होंने हमारे देश का नक्शा बिल्कुल बदल के रख दिया। और इन फिरंगियों को भगाने के लिए जब उसमें चर्बी युक्त जो कारतूस थे दोस्तों, ये चर्बी युक्त कारतूस जो हमारे हिंदुओं के लिए भी घातक और मुसलमानों के लिए घातक, चूँकि जो ईसाईकरण किया जा रहा था उस समय, ये उस ईसाईकरण का परिणाम था। ऐसी एक भ्रांति भी फैलाई गई साथ में, और ये भ्रांति कौन फैलाए? जो लोग ये आंदोलन करवाना चाहते थे, जिसको बी.डी. सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना था, उसी को आर.सी. मजूमदार ने माना था दोस्तों, ये कोई आंदोलन था ही नहीं। अब आप देखें कि भारत की जो जनमानस की जो भावना है दोस्तों, वो ये हमारे भारत वाले, हमारे भारत का पूरा समाज एक साथ नहीं हो पाया, और इसलिए हम इस युद्ध में हारते हुए चले गए। और हमारे जितने भी रजवाड़े थे दोस्तों, हमारे भारत के जो रजवाड़े थे, ये जमींदार, ये पक्के स्वार्थी निकले दोस्तों, और अंग्रेजों की शक्ति से बिल्कुल डर चुके थे दोस्तों, और इस कारण से ये विद्रोह में शामिल होने की इनकी हिम्मत नहीं हो पाई। अब कौन कौन शामिल नहीं हुए, या आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ग्वालियर के जितने सिंधिया थे इन लोग शामिल नहीं हुए, अब इंदौर के होलकर नहीं शामिल हुए, हैदराबाद के निजाम नहीं शामिल हुए, और इनके बारे में तो आप जानते हैं जोधपुर के राजस्थान के जो राजा थे ये बिल्कुल अंग्रेजों के साथ सीने सीना मिला के लड़ रहे थे, कंधे से कंधा। भोपाल के नवाब भी बिल्कुल हमारे राजाओं से लड़ते रहे, पटियाला के जो नाभा और सिंध के सिख शासक ये लड़ते रहे, पंजाब के सिख सरदार हमसे लड़ते रहे, और कश्मीर के राजा जो आज भी कश्मीर अब जाके थोड़ा
सा स्थायी दशा में पहुंच पाया है। ये तब भी भारत के पक्ष में नहीं रहने के पक्ष में थे जो कश्मीर के राजा थे। ये नेपाल के राणा ये भी विरोध में थे, ये साथ नहीं दिए। अगर ये साथ दिए होते तो ये हमारा ये जो आंदोलन है ये 57 में ही अंग्रेज यहाँ से भाग गए होते और या तो मुगल वंश फिर से एक बार खड़ा हो गया होता। और चूंकि ये मुगल वंश की असफलता ही थी और हमारे भारतीय राजा तो मुगलों के सामने फेल ही थे। चूंकि अब अंग्रेज यहाँ पे आने वाले हैं दोस्तों और अंग्रेज अब अपना कब्जा पूरी तरह से यहाँ पे लगा लिए हैं। आप चैनल पे देख रहे हैं फिरंगियों की हकीकत क्या थी दोस्तों। आप देखें कि जो हमारे तत्कालीन राजाओं की समझ में नहीं आई और जो हमारे तत्कालीन गवर्नर जनरल के बारे में आपने पढ़ा है, आप एग्जाम में आता है कैनिंग महोदय के बारे में, जो 1857 के इस भयानक भीषण जो उत्तराधिकार को अपने बचाने की लड़ाइयाँ थी, इसमें जो हमारे सैनिकों ने आग में घी डालने का काम किया मंगल पांडे जी ने, और ये एक सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह मात्र बनकर रह गया दोस्तों। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आप चैनल पे ऐसे ही बने रहें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको बिल्कुल दोस्तों ध्यान से आप पढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट रखें कि हमारे जो लॉर्ड कैनिंग महोदय थे, कैनिंग महोदय ने दोस्तों अपने शब्दों में क्या लिखा है आप देखें ध्यान से कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कहते हैं कि ये जो शासक इन फिरंगियों के पक्ष में रहे और जिन्होंने हमारे इन आंदोलनकारियों का साथ नहीं दिया 1857 के आंदोलन में, अगर ये इन शासक और सरदार ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही झटके में हम फिरंगियों को बहा ले जाता। बहुत से तालुकेदार और जमींदार शासक एक बार युद्ध में शामिल होने के बाद जब इनको आश्वासन फिरंगियों ने दे दिया कि तुम्हारी जागीर हम वापस कर देंगे, तो ये इन हमारे आंदोलनकारियों के किनारे होते चले गए और धीरे धीरे करते 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 फिर से 1862 ईस्वी तक अंग्रेजों का पूरा कब्जा हो गया। क्योंकि बिहार के जमींदारों के प्रति किसानों की जो शत्रुता थी, इस कारण से भी जो हमारे किसान थे वो किसान इन जो है तालुकेदारों का साथ नहीं देना चाहते थे। जो ये जमींदार थे, अब चूंकि किसान इस आंदोलन से पूरी तरह से जुड़े हुए थे और ये किसान बिहार में बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसी क्रूरता बरते थे कि जो बंगाल वगैरह के किसान थे ये बिल्कुल बहुत नाराज हो गए थे कि भाई अगर किसान इतने ज़्यादा ये हो जाएंगे तो इनके साथ में जो इनके जो तालुकेदार थे दोस्तों, जो इनके ज़मींदार थे, वो भी नाराज़ हो गए। जब ये सभी लोग नाराज़ हो गए दोस्तों तो इन्होंने इनका साथ नहीं दिया और अंग्रेज़ों को जीतने दिया दोस्तों। अब अंग्रेज भारतीयों के समझाने में कामयाब रहे दोस्तों कि ये जो आपके तालुकेदार जमींदार हैं ये आपको आगे नहीं बल्कि आपको वैदिक कर्म कांडों में ले जा रहे हैं। आप लोग वैदिक कर्म कांड को मत मानिए, आप लोग भारतीय संस्कृति को छोड़ दीजिए, ये संस्कृति और सपेरों का देश है दोस्तों। ऐसा अंग्रेज भ्रांति फैलाना चालू किए। तो जब ऐसी भ्रांति फैली दोस्तों तो इस भ्रांति को हमारे भारतीय समझ नहीं पाए और ये समझ भी नहीं पाए और ये लड़ किससे रहे थे? भाला और तलवार से। अब भाला और तलवार से भी लड़ रहे थे, इनके अंदर अनुशासन नाम की चीज़ नहीं थी। ये हथियारों के साथ में, जैसे अफगानिस्तान में आपने अभी बंदूक के दम पर जब कब्जा हुआ देखा कि फाइटर जेट को उन लोग जो है आल्टो कार में बांध के घुमा रहे थे, उसी प्रकार से इनके अंदर अनुशासन नहीं था। इनके अंदर कोई सेंट्रल जो नेतृत्व करने की क्षमता थी वो कोई नेतृत्व करता नहीं था इनके पास में, और सत्ता करने की बुद्धि इनके पास नहीं थी। ये मान लीजिए अंग्रेज को ये जब खदेड़ देते थे तो अंग्रेजों को खदेड़ने के बाद ये लोकतंत्र अपनाए, राजतंत्र अपनाए, सिपाही रखे, इनको कोई ज्ञान नहीं था, सत्ता करने की बुद्धि इनके पास नहीं थी और एक दूसरे के प्रति शंकाग्रस्त रहते थे कि कहीं ये हमको मार न दे। और ये आत्मघाती झगड़ों में इतने उलझे रहते थे कि अंग्रेजों से मुकाबला करने से ज़्यादा ये अपने आत्मघाती झगड़ों में परेशान थे हम भारतीय उस समय। और यदि वीडियो आपने पूरा देख लिया है तो आपको ये पता चल चुका होगा कि ये एक सिपाही विद्रोह क्यों था और क्यों लोगों ने कहा। इसका आप देखें कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है, इस भारतीय संस्कृति में ये हमारा प्यारा सा भारत था 250 ईसा पूर्व पहले, लेकिन अंग्रेजों ने जब हमको दिया तो ये दिया और इसमें पाकिस्तान यहाँ बना दिया, यहाँ नेपाल को तैयार कर दिया, यहाँ भूटान को तैयार कर दिया। चूँकि जब अंग्रेज इसको हमको बांट के जा रहे हैं दोस्तों, और जो पाए थे ये अंग्रेज ये वाला भारत हमसे लिए थे, लेकिन इस भारत से उन्होंने हमको एक पाकिस्तान दिया, एक पूर्वी पाकिस्तान दिया, एक भूटान दिया और एक नेपाल दिया। ये अंग्रेज हमको इतना दिए, लेकिन इस समय हमारे राजा
महाराजा मुगल ये समझ नहीं पाए और ये 1857 का संग्राम अंग्रेज जीत गए और जीत के 1947 तक आपके देश पे काबिज रहे। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों कि ये जो तोप से बांध के हमको उड़ा देते थे, इससे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला आप देखें कि ये आप मंगल पांडे जी को, इनको फांसी कब हुई, सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने चैनल को देखा है तो आप रानी लक्ष्मीबाई से परिचित हो चुके होंगे कि ये इनका दत्तक पुत्र नहीं है, जो इनका दत्तक पुत्र ही है जो इनके पीछे बैठा हुआ है। अगर इनका अपना बेटा होता तो अंग्रेज हड़प नीति के तहत डलहौजी इनका राज नहीं लेता, इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। ये दोनों मौका जो है पाकर सिपाहियों के साथ हो लिए, लेकिन ये मंगल पांडे अकेले विद्रोह किए थे। ये एक ऐसे इस स्वतंत्रता आंदोलन के पंडित थे जिन्होंने एक आग भड़काई मंगल पांडे ने 1857 की, और उसी 1857 की लड़ाई में खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। इसका जो लड़ाई ये जो हुई दोस्तों, इसका विद्रोह की शुरुआत का केंद्र पूछा जाता है तो आप बताएंगे इसका दिल्ली है दोस्तों, और इसमें देखें दिल्ली है। और अगला आपसे पूछा जाता है कि ये जो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, इसको तो जरूर जाते जाते आप अपने दिमाग में बैठा के रखें कि आप 10 मई की तारीख भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस से ये वीडियो अंत तक आपने देख लिया है। और आप हमारे इस आंदोलन की शुरुआत जो मानते हैं 10 मई से मानते हैं, और जो निम्न में से क्रांति का स्वरूप है आपके एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसको आरसी मजूमदार ने कहा है, किसी और ने कहा है। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये कोई स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था, इसको किसने कहा है। तथाकथित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था और ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, इसको माना है एक आरसी मजूमदार टाइप के राइटर हैं ये मानते हैं कि ये कुछ था ही नहीं दोस्तों। अब ये क्या था इनके समझ में नहीं आया, और ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को इन्होंने जितना समझा अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से इन्होंने तर्क दिया, लेकिन वहीं पे भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक था, इसको किसने कहा है, इसको डॉक्टर बी.डी. सावरकर जी ने कहा था कि भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो एक स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि हम मात्र एक मुस्लिम षड्यंत्र था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो इसको आप जानते हैं कि जेम्स आउटरम थे उन्होंने कहा था, और एक थे टेलर महोदय, वो डब्ल्यू टेलर, आप उसको याद कर लेना दिमाग में। ये जो डब्ल्यू टेलर था, ये डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि भैया ये एक मुस्लिम षड्यंत्र मात्र था, जो मुगल शासक लोग मिलकर हमारे इस जो हमारी यूरोपीय सभ्यता है ये आधुनिकता से परिचित नहीं होना चाहते थे, क्योंकि तब इसने भारतीय संस्कृति में हमारे ऋग्वेद का अध्ययन इसने नहीं किया था, ऋग्वैदिक सभ्यता का इन्होंने अध्ययन नहीं किया था। इनको तब हमारी हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान नहीं था, जिसका ज्ञान आज आपको है और इस वीडियो को आप देख रहे हैं। इनको हमारी उत्तर वैदिक कालीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी नहीं थी, जो जानकारी आज आपके पास है। तो ये मल्टीमीडिया उस समय अगर होती दोस्तों तो 1857 में हम लोग आज़ाद हो गए होते, लेकिन आज भी इतने मल्टीमीडिया के बाद में भी अंग्रेजों के कानून हमारे देश में लागू हैं, और ये अंग्रेज 1860 में बना के गए। क्या ये बदलना चाहिए 1860 का कानून कि नहीं दोस्तों, ये भी आपको बिल्कुल इस पर चर्चा करनी चाहिए। और अंतिम प्रश्न आप बिल्कुल देखें, कंपनी के शासन का अंत कब हुआ दोस्तों, तो जब ये 1857 का संग्राम हम लोग इस प्रकार से हार गए, और इसमें हमको इस प्रकार से तोपों से बांध के उड़ा दिया गया। और ये जब तोप से हमको बांध के उड़ा दिया गया तो 1858 में, जिसका महारानी विक्टोरिया इंतजार कर रही थी, उन्होंने भारत को एक अपना परमानेंट उपनिवेश घोषित कर दिया। और ये उपनिवेश जो ऐसा एक उपनिवेश बना जो अंग्रेजों को बिल्कुल कहा करते थे, ये एक स्पंज बना रहा कि ये हमारी गंगा नदी से, बिल्कुल गंगा नदी का पानी जो था ये अपने स्पंज में भर लेते थे और ले जाके टेम्स नदी में दोस्तों ये गिरा देते थे। ये हमारी भारत की सोने की चिड़िया को, इनका अपना धन कमाना, पैसा लूटना और हमारे किसानों का शोषण इस प्रकार करना कि तोप के गोले में इसमें जो है आदमी को बांध के यहाँ से जो है
फायर करते थे और आदमी यहाँ से ब्लास्ट में चीथड़े चीथड़े उड़ जाते थे। ऐसी जो है दरिद्रता और दरिंदगी इन लोगों ने हमारे पुराने भारतवासी 163 वर्ष पुराने भारत के साथ ऐसा अंग्रेजों ने किया था। इस इतिहास को अब आप भूलने वाले नहीं हैं। आप अपने एग्जाम को बिल्कुल क्वालिफाई करें। इस वीडियो को इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बहुत ही जल्द आपको भारत के इतिहास का आधुनिक काल का वीडियो बिल्कुल सभी स्वतंत्रता संग्राम कि आज जो इतना आपको भारत बचा हुआ दिख रहा है, क्या ये भी बचेगा कि नहीं बचेगा, इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और इन महान विभूतियों के आगमन को हमारे चैनल पे जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये टीम हमारे अगले वीडियो में इस भारत में महात्मा गांधी की टीम एंट्री कर जाएगी और फिर आप हमारे प्यारे भारत में 1947 तक हमारे वीडियो पे बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा कैसे हमारा देश भारत आज 2021 में यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ से आगे की दिशा क्या होगी उसको आप हमारे सभी वीडियो को देखने के बाद बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद।